नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, राहुल गांधी के प्रचार पर लगाया जाए बैन। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से बीजेपी की राज्य यूनिट नाराज है। उसने चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है और इस पत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार से रोकने और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक स्कूल में चुनाव प्रचार करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कन्याकुमारी जिले के सेंट जोसेफ स्कूल में गए थे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के साथ पुशअप लगाए थे और उनके साथ लेग शेकिंग भी की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सत्ता में आते ही ईवीएम के खिलाफ महाअभियान चलाएगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा है कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था को खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी बैलेट पेपर से हुआ था, जिसकी मतगणना कई दिनों तक चली थी। अगर हम यहाँ भी बैलेट पेपर से वोटिंग कराते हैं तो लोगों का भरोसा वापस जीत सकेंगे। इसके लिए हम ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। सपा से जुड़े सारे लोग अपना वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप हार जाएगी। इसके आगे दोस्तों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होने देंगे। वहां तो महागठबंधन की सरकार बन गई थी, लेकिन भाजपा ने सत्ता छीन ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना और साउथ अफ्रीका में पकड़ी गई फेक कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की स्पीड बढ़ने के साथ ही नकली वैक्सीन के मामले आने भी शुरू हो गए हैं। ग्लोबल पुलिस संगठन ने बुधवार को कहा कि चीन और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने कोरोना वैक्सीन के हजारों नकली टीके जब्त किए हैं। इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि यह किसी बड़े रैकेट का एक छोटा सा सिरा हो सकता है। इंटरपोल ने कहा है कि साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में बने एक गोदाम से नकली कोरोना वैक्सीन की 400 शीशियां बरामद की गई। इन शीशियों से 2400 लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली मास्क भी बरामद किए। इस दौरान चीन के 3 और जाम्बिया के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें। 294 सीटों पर खड़े हुए 8000 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केवल 3 सप्ताह रह गए हैं और ऐसे में भाजपा में जारी अंदरूनी कलह पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को काट फेंकने के लिए पूरे दमखम से जुटी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं में टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचतान शुरू हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में जनाधार और वोट प्रतिशत में इजाफा करने वाले भगवा दल ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए जो भी दरवाजे खोल दिए थे। चुनावी रणनीति के तहत कई अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी बंगाल में भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि अगर ऐसे वरिष्ठ नेता भी भगवा दल में शामिल हुए हैं जिनके साथ पार्टी के पुराने नेताओं की उनके प्रतिद्वंदी दल में रहने के दौरान तनातनी रही थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस रणनीति को अपनाने से पार्टी को शुरू में फायदा मिला, जिससे तृणमूल कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया गया था। हालांकि बाद में यह पार्टी में अंदरूनी कलह का कारण बनकर उभरा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने कुछ ही घंटों में पलटा फैसला, श्रीधरन नहीं होंगे केरल में सीएम पद के उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन के नाम की घोषणा की थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि पार्टी ने उनका नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में भगवा पार्टी के रास्ते
से राजनीति में एंट्री की थी। 88 वर्षीय श्रीधरन ने बीते सप्ताह ही बीजेपी ज्वाइन की है। केरल में बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन ने विजयी यात्रा के दौरान श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट कर कहा था कि केरल में भाजपा बतौर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ईश्वरन के साथ चुनाव लड़ेगी। हम केरल के लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त विकासोन्मुख शासन प्रदान करने के लिए सीपीएम और कांग्रेस दोनों को हराएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीईसी की बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों के तालमेल को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बुधवार को भाजपा और उसके सहयोगी दल असम गण परिषद व यूनाइटेड पीपुल्स लिबरल की बैठक हुई थी। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास, एजीपी के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा, यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरा, भाजपा नेता व मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर फिक्की ने जताया ऐतराज, कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण संबंधित बिल को हरियाणा में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब निजी क्षेत्र में भी 75% आरक्षण होगा। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसे लेकर ऐतराज जताया है। फिक्की ने गुरुवार को कहा है कि हरियाणा सरकार का प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों में स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने का कानून राज्य में औद्योगिक विकास को नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा है कि निवेशकों और उद्यमियों को अपने कारोबार में प्रतिस्पर्धी और सफल होने के लिए देश में उद्यम सबसे बेहतर मानव संसाधन को अपने साथ जोड़ने की जरूरत होती है। ऐसे उद्योगों को एक प्रतिकूलगामी कदम के जरिए मजबूत बनाना उन्हें हरियाणा से आगे देखने को मजबूर करेगा और अंततः इसका राज्य को नुकसान ही होगा। फिक्की ने आगे कहा कि राज्य सरकार का यह कदम देश के संविधान की भावना के खिलाफ भी है। संविधान में देश के लोगों को कहीं भी काम करने की आजादी दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में रक्तपात, पुलिस के साथ हिंसा में 38 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 लोगों की मौत हो गई है। स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया है कि बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान 38 लोग मारे गए। यह आंकड़ा इस संबंध में मिली अन्य रिपोर्ट से मेल खाता है, लेकिन देश के भीतर इन आंकड़ों की पुष्टि करना मुश्किल है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन श्यानेर बर्गर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद आज सर्वाधिक लोगों का खून बहा है। केवल आज ही 38 लोग मारे गए। तख्तापलट के बाद से जारी प्रदर्शन में अभी तक कुल 50 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, म्यांमार में लोक सेना के तख्तापलट और निर्वाचित नेता आंग सान सू की को निष्कासित किए जाने के खिलाफ रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा, सिर्फ कृषि कानून नहीं पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा शाखा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान कर्ज से परेशान होकर फांसी लगा रहा है। बड़े पूंजीपति बैंकों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गए, उन्हें जेल तक नहीं हुई। केवल कृषि कानून नहीं, पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। वे गुरुवार को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ग्राम डेलनपुर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जनता व कॉरपोरेट के बीच की है। मात्र कुछ तय की गई फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। पूरे देश का भोजन मात्र कुछ लोगों के गोदाम में होगा, तब भाव मनमर्जी के होंगे। महापंचायत को कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रेन में जल्द मिलनी शुरू होगी कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस, IRCTC ने की यह तैयारी। जी हां दोस्तों, ट्रेन का सफर और भी मजेदार बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने मोस्ट अवेटेड कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस इस महीने से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत रेलवे ने विभिन्न भाषाओं में फिल्में, न्यूज, म्यूजिक वीडियो आदि अपलोड की है, जिसका सफर के दौरान यात्रीगण लुत्फ उठा सकेंगे। रेलटेल के CMD पुनीत चावला ने बताया है कि बफर फ्री सर्विस को ध्यान में रखते हुए मीडिया सर्वर को ट्रेन कोच के अंदर लगाया जाएगा। इससे कंटेंट समय समय पर अपडेट होता रहेगा और यात्री बफर फ्री स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इस सर्विस को 5,723 लोकल ट्रेन सहित 8,731 ट्रेनों और वाईफाई से लेस 5,952 से अधिक स्टेशनों पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फटाफट निपटा ले बैंकों से जुड़ा काम, 15-16 मार्च को रहेगी हड़ताल, सेवाओं पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, बैंकों का कोई जरूरी काम पेंडिंग है तो फटाफट निपटा लीजिए, क्योंकि सरकारी बैंकों में हड़ताल होने वाली है। केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि उनकी बैंकिंग सेवाओं पर प्रस्तावित हड़ताल की वजह से असर पड़ सकता है। केनरा बैंक ने बताया है कि हमें इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से यह सूचना दी गई है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकिंग इंडस्ट्री में 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। केनरा बैंक ने कहा है कि वो प्रस्तावित हड़ताल के दिन भी बैंकों की शाखाओं और ऑफिसों में सुचारू रूप से काम चलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। हालांकि फिर भी कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 75 रुपए से भी ज्यादा सस्ता होगा पेट्रोल, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ईंधन को GST के दायरे में ला सकती है। SBI इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल GST के दायरे में आता है तो देश भर में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकती है। वहीं डीजल की कीमत करीब 68 रुपए के आसपास तक आ सकती है। लेकिन इस फैसले को लेने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत शामिल किया जाता है तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। यही नहीं, यदि GST परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना तो कीमतों में कमी आ सकती है। वर्तमान में भारत में 4 प्राथमिक GST दर हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, जबकि अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वेट के नाम पर 100% से ज्यादा टैक्स वसूल रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। निजी कंपनी कर्मचारियों को लगवाएगी कोरोना वैक्सीन, परिवार का खर्च भी खुद उठाएगी। जी हां दोस्तों, देश की कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपने खर्चे पर कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन्फोसिस, एक्सेंचर, ITC जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। देश की दिग्गज IT कंपनियों में से एक इन्फोसिस भारत में अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है, जिसका खर्च इन्फोसिस खुद उठाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक IT कंपनी इन्फोसिस और सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म एसेंचर ने अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है। कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार के लोगों को भी कंपनी अपने खर्च पर वैक्सीन लगवाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं कहीं पर बादलों की तेज गर्जना और बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। उत्तरी नागालैंड में भी 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि देश के बाकी सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिन व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के दाम में 217 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े अभियान के चलते सेफ हेवन समझे जाने वाले सोने की डिमांड घटी है। इस वजह से इसकी मांग में कमी आई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे पिछले सत्र के दौरान सोने का मूल्य 44,589 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
जबकि बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों की तो दोस्तों वहां पर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में चांदी की कीमत 1217 रुपए तक टूट गई है और इसी के साथ चांदी 66,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आयकर विभाग ने पकड़ी करोड़ों की हेराफेरी। तापसी पन्नू के घर पर मिली 5 करोड़ नगद लेन देन की रसीदें। जी हां दोस्तों, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर और दफ्तर में दूसरे दिन भी केंद्रीय एजेंसियों को छापेमारी जारी रही। IT डिपार्टमेंट गुरुवार को भी सर्च और सर्वे के कामों में अंजाम दे रहा है। यह सर्च और सर्वे का काम 3 मार्च को शुरू किया गया था। मुंबई की 2 प्रमुख फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, एक लीडिंग एक्ट्रेस और 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के परिसरों में CBDT यह सर्च और सर्वे कर रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्पोक्स ने बताया कि यह अभियान मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में चलाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर स्थित 28 परिसरों को कवर किया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंस और ऑफिस दोनों शामिल हैं। खोज के दौरान फिल्म के रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना में अग्रणी फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने अपनी आय को कम दिखाने की कोशिश की है। CBDT ने अपने सर्वे में ऐसे सबूत हासिल किए हैं जिनसे यह साबित होता है कि लगभग 300 करोड़ रुपए की आय को छुपा लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 57,400 करोड़ रुपए का बजट, खेती और रोजगार पर फोकस। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57,432 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में हेल्थ, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार को बढ़ावा और कृषि पर खास जोर दिया गया है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। इस बजट में विभिन्न माध्यमों से सरकार की कुल आय 57,024.22 लाख रुपए अनुमानित की गई है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड़ रुपए अनुमानित है। टैक्स से 20,195.43 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट में राजस्व व्यय 44,036.31 करोड़ रुपए जबकि पूंजीगत व्यय 13,364.01 करोड़ रुपए रहने का अनुमान रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विप्रो ने केपको का 1.45 अरब डॉलर में किया अधिग्रहण, कंसल्टेंसी कारोबार में मिलेगी मजबूती। जी हां दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कंसल्टेंसी फर्म केपको का 1.45 अरब डॉलर के निवेश से अधिग्रहण कर लिया है। यह विप्रो द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण है। विप्रो ने इस बारे में जारी अपने एक अधिकृत बयान में कहा है कि इस अधिग्रहण से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी के IT सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर मजबूती और बढ़ेगी। इस अधिग्रहण से कंपनी को बड़े और अहम BFSI क्लाइंट्स हासिल करने में मदद मिलेगी। कंसल्टेंसी कारोबार में कंपनी की पहचान को और मजबूती मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों, केपको के पास 30 लोकेशन पर 5,000 कर्मचारी हैं। यह सौदा पूरी तरह कैश में होगा। 30 जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही में इस सौदे के संपन्न होने की संभावना है। केपको का मुख्यालय लंदन में स्थित है। कंपनी कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, जो कि एक टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी कंपनियों के तौर पर दुनिया भर में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज को डिजिटल कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।